हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस वीडियो के अंदर हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट देखने वाले हैं, जो है डेटा एनालिसिस और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। हमारा डेटा कलेक्शन होने के बाद में वो डेटा को हम लोग को प्रोसेसिंग करना पड़ता है, और डेटा प्रोसेसिंग होने के बाद में वो डेटा का एनालिसिस किया जाता है। सो यहाँ पे डेटा एनालिसिस के अंदर या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। ना मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है? जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है, उसका एवरेज यहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है। और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर तीन चीजें आती है। एक होता है मीन, दूसरा होता है मीडियन, और तीसरा है मोड। ना मीन जो होता है ये एक मैथमेटिकल मेजर है, और मीडियन और मोड जो ये पोजिशनल मेजर है। तो आपको अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन जो हो याद रखनी है। ना मीन, मीडियन और मोड के बारे में ऑलरेडी आपने स्कूल में या आपके जूनियर कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में पढ़ा हुआ है, तो उसको ही हम लोग यहाँ पे वापस से एक बार रिवाइज करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मीन, मीडियन और मोड, इसका मीनिंग क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हम लोग पढ़ते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मीन क्या होता है? तो मीन हम सबको पता है कि मीन एवरेज होता है। जो भी हमको डेटा सेट दिया रहता है उसका एवरेज निकालना होता है। तो मीन में सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हम लोग को डेटा सेट दिया है उसको हम लोग सम अप करते हैं, मतलब उसका टोटल करते हैं, और उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं। जैसे कि सपोज 1 2 3 4 ये हमको डेटा सेट दिया है, तो वो डेटा सेट को हम लोग पहले टोटल करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4, तो ये होता है 10। और ये कितने ऑब्जर्वेशन है? तो 4 है। तो 10 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 2.5 हमारा यहाँ पे एवरेज निकलेगा, उसको हम लोग यहाँ पे मीन बोलते हैं। तो अगर आपको मीन के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप लोग को सिंपली लिखना है कि मीन जो होता है वो एक एवरेज होता है, जहाँ पे सारे ऑब्जर्वेशन का टोटल किया जाता है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उसको डिवाइड किया जाता है। अभी मीन का फॉर्मूला कैसा है? तो सिंपल, अगर इंडिविजुअल सीरीज का हमको डेटा दिया है तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो ऐसे होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये कैसे कैलकुलेशन करना है तो आगे के वीडियो में हम लोग सम सॉल्व करने वाले हैं, उसमें आपको इंडिविजुअल डेटा क्या होता है वो भी पता चलेगा, और किस तरीके से फॉर्मूला यूज करके हम लोग को कैलकुलेशन करना है वो भी पता चलेगा। सो इंडिविजुअल डेटा के लिए हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर हमारा डिस्क्रीट डेटा है, जहां पे एक एक्स का कॉलम दिया रहता है और एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम दिया रहता है, तो उसके लिए मीन जो कैलकुलेट करते हैं तो उसका ये फॉर्मूला है। और तीसरा होता है हमारा कंटिन्यूअस डेटा। तो कंटिन्यूअस डेटा में हम लोग को एक रेंज दिया रहता है, और दूसरा कॉलम जो होता है उसके अंदर हम लोग को फ्रीक्वेंसी दी रहती है, तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करके उसका मीन कैलकुलेशन करना है। अभी हम लोग देखते हैं कि मीन के एडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहला मीन का एडवांटेज ये है कि ये मीन जो है वो इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है, और इवन अंडरस्टैंडिंग के लिए भी काफी ज्यादा इजी है। तो मतलब सिंपली हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करना है, या ये फॉर्मूला को हमको याद रखना है, उसके अंदर वैल्यूज को प्लॉट करके हम लोग इजीली यहाँ पे मीन जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मीन कैलकुलेट करने में भी इजी है और अंडरस्टैंड करने में भी काफी ज्यादा इजी है। दूसरा यहाँ पे एडवांटेज है कि मीन के अंदर हम लोग सारे वैल्यूज को कंसीडर करते हैं, मतलब डेटा के अंदर जितना भी वैल्यू दिया है वो सबको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्योंकि हम लोग जब मीडियन एंड मोड पढ़ेंगे तो वहां पे आप लोग देखोगे कि हम लोग सारे वैल्यूज को यूज नहीं करते हैं, पर मीन जो होता है उसके अंदर हम लोग सारे के सारे वैल्यूज को यूज करते हैं। तीसरा है कि मीन जो होता है उसका फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए काफी ज्यादा यूज किया जाता है, और इसके लिए ये एक बहुत ही पॉपुलर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। अभी फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? जब हम लोग नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, उसके अंदर आप लोग देखोगे मीन का यूज जो है काफी बार होता है। मतलब जब हम लोग को मीन डेविएशन कैलकुलेट करना होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना होता है, तो वहां पे हम लोग को मीन का यूज होता है। तो मीन जो है वो हम लोग को बहुत सारे अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के अंदर यूज करना पड़ता है, तो ये काफी ज्यादा पॉपुलर एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। फिर बाद में है मीन जो है वो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से बहुत ही कम अफेक्ट होता है, मतलब हमारे सैंपल अगर बढ़ते हैं या कम होते हैं तो उसका मीन के ऊपर इतना ज्यादा इंपैक्ट होता नहीं है। और लास्ट वाला एडवांटेज है कि डिफरेंट जो डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, मतलब अलग अलग जो डेटा सेट होते हैं, उनका मीन जो होता है वो कंपैरिजन करने के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है। अभी मीन कंपैरिजन करना मतलब क्या होता है, तो आगे हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर हम लोग टी टेस्ट, अनोवा टेस्ट ये यूज करते हैं।
बेसिकली ये जो टी टेस्ट है वहां पे क्या करते हैं कि दो ग्रुप्स का मीन फाइंड आउट किया जाता है और वो मीन को कंपेयर किया जाता है और देखा जाता है कि दो ग्रुप का जो मीन है उसमें कोई रिलेशन है क्या। जैसे कि सपोज हम लोग मेल के इन्वेस्टमेंट के बारे में डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि मेल कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, और फीमेल के इन्वेस्टमेंट के बारे में डेटा कलेक्ट करेंगे, मतलब फीमेल्स कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये दोनों का डेटा हम लोग कलेक्ट करने के बाद में उसका मीन फाइंड आउट करेंगे और उनके मीन में कोई रिलेशन है क्या, मतलब मेल और फीमेल के इन्वेस्टमेंट में कोई रिलेशन है क्या, वो हम लोग यहाँ पे मीन का कंपैरिजन करके फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो टी टेस्ट है उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, दो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब दो ग्रुप्स का मीन जो है वो कंपेयर करेंगे। सेम तरीके से अनोवा के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, दो से ज्यादा ग्रुप ले सकते हैं, जैसे मेल फीमेल और थर्ड जेंडर, तो उनका जो इन्वेस्टमेंट का पैटर्न है वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तीनों का डेटा कलेक्ट करेंगे, तीनों का मीन कैलकुलेट करेंगे और तीनों के मीन को कंपेयर करके देखेंगे कि तीनों के मीन में कोई रिलेशन है क्या। तो इस तरीके से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या अलग अलग ग्रुप या डेटा के लिए यहाँ पे मीन जो होता है वो कंपैरिजन पर्पस के लिए यूजफुल होता है। फिर बाद में मीन के डिसएडवांटेज क्या है, तो मीन जो होता है वो एक्सट्रीम वैल्यू से इन्फ्लुएंस होता है। मतलब क्या कि अगर सपोज हम लोग 1 2 3 4 इस डेटा का अगर मीन कैलकुलेट करेंगे तो वो आता है 2.5, पर इसके अंदर अगर एक्सट्रीम कोई वैल्यू आती है जैसे 1 2 3 4 और 70, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, उसका मीन जो है कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, उसमें एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। सो कोई भी अगर डेटा सेट के अंदर एक्सट्रीम वैल्यू आती है तो मीन जो होता है उससे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है, बिकॉज मीन में हम लोग क्या कर रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं। तो एक्सट्रीम वैल्यू जब वो डेटा सेट में आती है तो उसकी वजह से हमारा मीन का वैल्यू जो होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर सेकेंड डिसएडवांटेज है कि मीन जो होता है उसको कैलकुलेट करना पड़ता है, सिर्फ देख के हम लोग यहाँ पे मीन जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। जैसे मीडियन या मोड जो होता है वो हम लोग सिर्फ देख के भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन मीन जो होता है उसके अंदर एवरेज निकालना होता है तो वहां पे कैलकुलेशन करना पड़ता है। तीसरा डिसएडवांटेज है कि मीन जो है वो क्वालिटेटिव डेटा के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। जैसे हम लोग को किसी पर्सन का इंटेलिजेंस फाइंड आउट करना है कि वो कितना इंटेलिजेंट है या उसकी ऑनेस्टी फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम लोग मीन नहीं यूज कर सकते हैं। तो मीन जो है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा के लिए यूज किया जा सकता है, नंबर्स के लिए यूज किया जा सकता है, क्वालिटेटिव डेटा के लिए मीन यूज होता नहीं है। फिर बाद में फोर डिसएडवांटेज ये है कि हमारे ओपन एंडेड क्लास इंटरवल्स है तो उस केस में मीन यूज नहीं हो सकता है, जैसे कि <5 and 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 and above। तो यहाँ पे क्या है, <10 जो है और 50 and above जो है वो वैल्यू हमको पता नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते। मीन के लिए हम लोग को ओपन एंडेड डेटा नहीं होना चाहिए, हम लोग को यहाँ पे प्रॉपर डेटा होना चाहिए, सारे जो नंबर्स है वहां पे अवेलेबल होने चाहिए, तब जाके हम लोग यहाँ पे मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट डिसएडवांटेज जो है वो इसके रिलेटेड ही है कि अगर सपोज कोई भी वैल्यू अगर मिसिंग होती है तो हम लोग मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। मीन कैलकुलेशन करने के लिए डेटा सेट के अंदर सारे वैल्यूज प्रेजेंट होना जरूरी है। और लास्ट में है कि मीन का जो आंसर आता है वो डेटा सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। जैसे हम लोग आगे सम्स के अंदर देखेंगे, मीडियन और मोड जो होता है उसका जो आंसर आता है वो डेटा सेट के अंदर अवेलेबल होता है, लेकिन मीन का जो आंसर आता है वो डेटा सेट के अंदर अवेलेबल होता नहीं है। सो मीन जो होता है वो कभी कभी डेटा के आउटसाइड का भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये मीन के बारे में हम लोग ने मीनिंग, फॉर्मूला, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देखे। अभी हम लोग मीडियन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले मीडियन क्या होता है, तो मीडियन हमारा जो भी डेटा सेट है या जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एक मिडल वैल्यू है, जिसके वजह से वो डेटा सेट जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक पार्ट जहां पे वो मिडल वैल्यू से कम के वैल्यूज होते हैं और दूसरा पार्ट जहां पे मिडल वैल्यू से हायर के वैल्यूज होते हैं। तो जो भी हमको डेटा सेट दिया है जैसे 1 2 3 4 5, तो ये 5 का डेटा सेट हमको दिया है, तो यहाँ पे मिडल वैल्यू कितना है, 3। सो 3 ये हमारा मीडियन हो जाएगा, और 3 के अंडर जो भी वैल्यूज है 1 और 2 वो मीडियन से क्या है, लोअर है, और 4 और 5 जो है वो मीडियन से हायर वैल्यूज है। तो इस तरीके से मीडियन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन का या डेटा सेट का एक मिडल वैल्यू होता है, जो हमारे डेटा सेट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जहां पे हाफ वैल्यू जो होती है वो मीडियन के अबव होती है और हाफ वैल्यू जो होती है मीडियन के बिलो होती है। अभी मीडियन का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। तो मीडियन के अंदर जो इंडिविजुअल डेटा होता है तो उसके अंदर कैलकुलेशन करने के लिए दो फॉर्मूलाज होते हैं। अगर सपोज हमारा जो डेटा सेट है वो ऑड है, मतलब 3 5 7 9 11 ऐसे फिगर से हमारे डेटा सेट के अंदर, तो उसमें हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं,
n+1 डिवाइडेड बाय 2। और अगर सपोज इवन फिगर से मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसा अगर डेटा सेट है तो उसके लिए हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करना है जो है n/2 प्लस n/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये फॉर्मूला जो होता है वो इंडिविजुअल सीरीज के डेटा सेट के लिए यूज होता है। उसके बाद में अगर डिस्क्रीट सीरीज का डेटा सेट होगा तो उसका फॉर्मूला है n+1 डिवाइडेड बाय 2। और अगर हमारा कंटिन्यूअस सीरीज का डेटा है तो उसका फॉर्मूला ऐसे होता है L1 प्लस m-c डिवाइडेड बाय f प्लस L2 माइनस L1। तो ये किस तरीके से कैलकुलेशन करना है अगेन हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो वहां पे आपको ये और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि इंडिविजुअल डेटा के लिए, डिस्क्रीट डेटा के लिए और कंटिन्यूस डेटा के लिए कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है। अभी हम लोग देखते हैं कि मीडियन के एडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि मीडियन जो होता है वो कैलकुलेट करने के लिए काफी इजी होता है, स्पेशली जब अनग्रुप डेटा होता है। तो अनग्रुप डेटा मतलब क्या, जो इंडिविजुअल सीरीज होती है तो उसके लिए हम लोग इजीली देख के भी मीडियन जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, अगर डेटा सेट में कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू आती है तो उसका मीडियन के ऊपर कोई भी परिणाम नहीं होता है, बिकॉज मीडियन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, मिडल वैल्यू ले रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कोई भी बड़ी वैल्यू डेटा सेट में आती है तो उसका मीडियन के वैल्यू के ऊपर कोई भी इंफ्लुएंस होता नहीं है। जैसे हमने मीन में देखा था कि मीन के अंदर हम लोग एवरेज निकालते, तो मीन में अगर कोई एक्सट्रीम वैल्यू आती है तो उसका मीन के वैल्यू के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन मीडियन जो होता है वो एक मिडल वैल्यू होता है, तो डेटा सेट के अंदर कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू या कोई भी बड़ी वैल्यू आती है तो उसका मीडियन के वैल्यू के ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस होता नहीं है। तीसरा एडवांटेज है कि मीडियन जो है वो नॉन न्यूमेरिकल डेटा के लिए यूज किया जा सकता है, मतलब जो क्वालिटेटिव डेटा होता है उसके लिए हम लोग यहाँ पे मीडियन यूज कर सकते हैं। हम लोग ने देखा था कि जो मीन होता है वो नॉन न्यूमेरिकल या क्वालिटेटिव डेटा के लिए नहीं यूज किया जा सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा के लिए यूज किया जा सकता है। लेकिन मीडियन जो है वो नॉन न्यूमेरिकल या क्वालिटेटिव डेटा के लिए भी यूज किया जा सकता है। और लास्ट में है, मीडियन जो होता है ये एक रियल वैल्यू बताता है हम लोग को, और ये एक बेटर रिप्रेजेंटेटिव होता है जो भी हमारे पास डेटा सेट है उसके वैल्यूज का। क्योंकि मीडियन का जो वैल्यू होता है वो डेटा सेट के अंदर प्रेजेंट होता है, मीन के जैसा नहीं है। मीन में क्या है कि जो भी आंसर आता है वो शायद डेटा सेट में अवेलेबल नहीं भी हो सकता है, लेकिन मीडियन का जो आंसर आता है वो डेटा सेट के अंदर अवेलेबल होता है। सो इसके लिए मीडियन जो है उसको रियल वैल्यू बोला जाता है, वो जो भी डेटा सेट है उसका बेटर रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है ऐसा उसको कहा जाता है। अभी मीडियन के डिसएडवांटेज क्या है, तो मीडियन के अंदर हम लोग सारे वैल्यूज को यूज नहीं करते, हम लोग सिर्फ यहाँ पे मिडल वैल्यू को यूज करते हैं। तो मीडियन जो है वो डेटा सेट के सारे वैल्यूज को यूज नहीं करता है। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि मीडियन जो है उसको किसी भी फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता नहीं है। फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए मीन का ज्यादा यूज होता है। नाउ अभी हम लोग थर्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखेंगे जिसका नाम है मोड। नो मोड जो होता है उसका मीनिंग क्या है, तो मोड एक फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है जो डेटा सेट के अंदर अवेलेबल होता है, मतलब ऐसी वैल्यू जो डेटा सेट के अंदर बार बार आ रही है। जैसे कि सपोज 1 2 2 3 3 3 3 4 5, तो ये डेटा सेट जो इसके अंदर 3 जो है वो 4 टाइम रिपीट हो रहा है, इट मींस वो डेटा सेट का मोड क्या होगा, 3। तो जो भी डेटा सेट के अंदर फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है, जो वैल्यू रिपीटेडली आती है, उसको मोड बोला जाता है। अभी मोड का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर सपोज हमारा इंडिविजुअल डेटा है या डिस्क्रीट डेटा है तो वहां पे ऑब्जर्वेशन करके ही हम लोग मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज हमारा कंटिन्यूअस डेटा है तो उसके लिए यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, और ये फॉर्मूला है L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू ब्रैकेट L2 माइनस L1। तो ये फॉर्मूला जो है वो कंटिन्यूअस सीरीज का मोड कैलकुलेशन करने के लिए यूज किया जाता है। इसका यूज कैसे होता है, अगेन जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सम सॉल्व करेंगे तो उसमें आप लोगों को किस तरीके से ये वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं और किस तरीके से मोड का कैलकुलेशन करना है वो पता चलेगा। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मोड। तो मोड जो होता है वो इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब सिर्फ ऑब्जर्व करके भी मोड जो होता है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। मोड के अंदर भी एक्सट्रीम वैल्यू का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है, बिकॉज मोड के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है, जो रिपीटेड वैल्यू है, उसको ही यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। पूरे डेटा सेट को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता है, इसके लिए अगर डेटा सेट के अंदर कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू होगी तो उसका मोड के ऊपर कोई भी परिणाम होता नहीं है।
एक्सट्रीम वैल्यू का परिणाम जो होता है वो सिर्फ मीन के ऊपर होता है, बाकी मीडियन और मोड के ऊपर एक्सट्रीम वैल्यू का कोई भी परिणाम होता नहीं है। फिर बाद में मोड जो है वो नॉन न्यूमेरिकल डेटा के लिए भी यूज किया जा सकता है, मतलब जो क्वालिटेटिव डेटा होता है उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि सपोज हम लोग को किसी का परचेस बिहेवियर फाइंड आउट करना है, तो उसके रिलेटेड हमने हमारे क्वेश्चनर के अंदर क्वेश्चन पूछा था और उसके ऑप्शंस दिए थे, फ्रीक्वेंटली परचेस, समटाइम्स परचेस, रेयरली परचेस और डू नॉट परचेस। तो उसमें से हर एक रिस्पोंडेंट जो है वो एक ऑप्शन सिलेक्ट करेगा, तो हम लोग डेटा को देख के फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो रिस्पोंडेंट ने ज्यादा टाइम सिलेक्ट किया है। तो इस तरीके से ये जो नॉन न्यूमेरिकल डेटा है या जो क्वालिटेटिव डेटा है उसके लिए हम लोग मोड का यूज कर सकते हैं। अगेन मीडियन एंड मोड जो होता है वो नॉन न्यूमेरिकल डेटा के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन मीन जो होता है वो नॉन न्यूमेरिकल डेटा के लिए यूज किया जा सकता नहीं है। और लास्ट वाला एडवांटेज है कि मोड के वजह से हम लोग को पॉपुलर साइज जो है वो स्टडी करने में हेल्प होता है, मतलब कौन सी वैल्यू है जो डेटा सेट के अंदर रिपीट हो रही है या मोस्ट फ्रीक्वेंटली आ रही है, वो हम लोग को मोड की वजह से पता चलता है। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ मोड। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि कभी कभी क्या होता है कि डेटा सेट के अंदर एक से ज्यादा मोड भी हो सकते हैं, मतलब दो ऐसे वैल्यूज हो सकते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं या जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो मोड जो होता है वो एक से ज्यादा हो सकता है। दूसरा है कि डेटा सेट के अंदर जो भी वैल्यूज है वो सब वैल्यूज को मोड के अंदर यूज नहीं किया जाता है, हम लोग सिर्फ वही वैल्यू को यूज करते हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंट है या जो वैल्यू रिपीट हो रही है। सिर्फ मीन है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, पूरे डेटा सेट को यूज करते हैं बिकॉज उसका एवरेज हम लोग निकालते हैं। लेकिन मीडियन और मोड जो है इसके अंदर हम लोग पूरे डेटा सेट को यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लोग मीडियन के अंदर जो मिडल वैल्यू उसको ही सिर्फ यूज करते हैं और मोड के अंदर हम लोग जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है या रिपीटेड वैल्यू है उसको यूज करते हैं। सो ये एक डिसएडवांटेज है कि पूरे डेटा सेट को ये यूज करता नहीं है। फिर बाद में मोड जो है वो फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए नहीं यूज किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया था मीन जो है वो मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, लेकिन ये मीडियन और मोड है इसका कोई भी फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट होता नहीं है। और लास्ट वाला डिसएडवांटेज ये है कि अगर सपोज सारे वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी अगर सेम है, मतलब कि डेटा सेट के अंदर 1 भी 2 बार आ रहा है, 2 भी 2 बार आ रहा है, 3 भी 2 बार आ रहा है, 4 भी 2 बार आ रहा है, तो कौन सा मॉडल वैल्यू है, कौन सा वैल्यू हम लोग को यहाँ पे यूज करना चाहिए, वो हम लोग को यहाँ पे पता चलता नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर हम लोग ने मीन, मीडियन और मोड, इसके मीनिंग, फॉर्मूला, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज के बारे में बताया। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारे जो फॉर्मूलाज है इसको यूज करके किस तरीके से मीन, मीडियन और मोड के सम सॉल्व करने, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। So this was all about meaning, formula, advantage and disadvantage of mean, median and mode. Thank you students. Please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.